नमस्कार सभी लोगों को जो है पॉडकास्ट देख रहे हैं। आज एक बहुत ही यूनिक कंटेंट आपके लिए हम लेके आए हैं। इंडियन हिप्नोसिस इंस्टीट्यूट वडोदरा 1981 से डॉक्टर चिरायु जायसवाल जो अभी इंडियन हिप्नोसिस इंस्टीट्यूट को रन कर रहे हैं, जो हिप्नोथेरेपिस्ट के दौर पे, साइकोलॉजिस्ट के दौर पे, स्पिरिचुअल गाइड के दौर पे एक्टिव है, वर्कआउट कर रहे हैं। पुलिस डिपार्टमेंट, एटीएस, स्पिरिचुअल लीडर्स एंड बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स जिनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, उनका हिप्नोथेरेपी की मदद से और स्पिरिचुअल थेरेपीज की मदद से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आना, उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना, उनकी लाइफ में चेंजेस लेके आना, और वो भी पूरा साइंटिफिकली एंड मेडिकल तरीकों से। हम जब ये बात सुनते हैं हिप्नोथेरेपी, हमारे माइंड में आता है ये वशीकरण, ये कोई तंत्र मंत्र की विद्या है, तांत्रिक विद्या है, या ऐसी कोई जादू टोना, ये सब चीजें माइंड में आती है। लेकिन ये पॉडकास्ट आप अंत तक देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक अप्रूव्ड मेडिकल थेरेपी है। एंड इस थेरेपी के बारे में जानने के लिए आज ये पॉडकास्ट हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सो बेसिकली हम लोगों ने ये जर्नी जो शुरू की थी वो करीबन 1981 में हमने स्टार्ट किया था। मेरे पिताजी श्री हेमंत जायसवाल के माध्यम से ये शुरुआत हुई थी ये जर्नी की। हम लोगों ने जब ये जर्नी स्टार्ट की थी तब शायद भारत में हम कह सकते हैं कि हम इनिशिएटर थे इस विषय को लेकर। इवन जब हम लोगों ने ये जर्नी स्टार्ट की तब हम मुझे आज भी याद है, मेरे पिताजी काफ़ी बार कहा करते थे कि हिप्नोसिस का नाम सुनते ही लोगों के भीतर एक डर, एक भय, जैसे आपने कहा कि वशीकरण, तो ये जो डर और भय पहले से फैला हुआ है। किसी को अगर कोई गंध के माध्यम से कोई इफेक्ट दिया जाए और बाद में वो बेहोश होता है तो एक आम आदमी एक्सेप्ट कर सकता है, बट आम आदमी ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता है कि किसी के शब्दों के माध्यम से, किसी के बोलने के माध्यम से कोई व्यक्ति है वो एक सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में चला जाता है। तो ये जो एक फिनोमिना है ना, उसके कारण शायद लोग जो है वो हिप्नोसिस से डरते हैं, भयभीत होते हैं। दूसरा एक रीजन है कि आप अक्सर वो न्यूज़पेपर में कुछ एड्स वगैरह देखते होंगे जहां पर पत्नी वशीकरण, प्रेमी प्रेमिका वशीकरण, मोट चोट निवारण, वशीकरण एक्सपर्ट, 100%, 1000% गारंटी, ये सारे शब्द आप सुनते होंगे। एक्चुअली इन सभी व्यक्तियों को शायद साइंटिफिक हिप्नोसिस क्या है, हिप्नोथेरेपी के क्या क्या यूजेस है, हिप्नोथेरेपी कैसे एक साइकोलॉजिकल अपलिफ्टमेंट और डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल है, इन सारे विषयों का ज्ञान इन एडवर्टाइजर्स को शायद है भी नहीं। उन्हीं लोगों के कारण ये साइंस जो है वो शायद ज्यादा बदनाम हुआ है। ओके, राइट। सो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई विज्ञान जैसे हिप्नोथेरेपी जो है, अगर 1950s के आसपास, 50-60 के टाइम पर अगर मेडिकल एसोसिएशन, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन है, ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन ने अगर उसको लीगली एडॉप्ट किया है, 1950 और 60 की बात है ये। राइट, आपका कहने का मतलब यह है, थोड़ा क्लियर और करता हूं कि इस थेरेपी को एज अ मेडिकल थेरेपी अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने अप्रूवल दी है 1950-60s में। एग्जैक्टली, मतलब तब से इसको एज अ मेडिकल थेरेपी यूज किया जा रहा है आउट ऑफ इंडिया। या एग्जैक्टली, यू आर राइट। राइट। और भारत सरकार ने 2003 में इसको लीगली और मेडिकली एक्सेप्ट किया। अगर कोई चीज कानूनन रूप से स्वीकार की जाती है तो क्या वो नॉन साइंटिफिक हो सकती है? अब बुद्धिजीवी है, इतना तो सोच पाएगा ना कोई व्यक्ति। तो इट इज अ लीगली एंड मेडिकली एडॉप्टेड साइंस इन इंडिया सिंस 2003। दूसरी चीज, हम लोगों ने स्टार्टअप किया था 1981 में। तो उस टाइम पे प्रॉब्लम्स तो आई होगी ना आपको? मतलब डेफिनेटली उस समय पिताजी जो है इन सारे विषयों को हैंडल कर रहे थे। और मुझे आज भी याद है कि कुछ, क्योंकि मैंने 10th स्टैंडर्ड से इन सारे साइंसेस को प्रोफेशनली अप्लाई करना शुरू कर दिया था। मेरे पिताजी को असिस्ट में कर रहा था, तब की बात है। उससे भी पहले की बात करें तो हमारे पास कुछ ऐसे लोग आते थे कि जिनको हिप्नोसिस से डर लगता है। अगर हम किसी को बोल भी दे कि वी आर हिप्नोथेरापिस्ट,
तो उसको एक डर और भय उसके भीतर हम महसूस हो रहा है वो हम फील करते थे। कुछ लोग तो ऐसे थे जो काले चश्मे लगा कर आते थे कि ये सर के हिप्नोटाइज करके कुछ निकाल ना ले, कोई सिग्नेचर ना करवा ले। तो ये भी डर फैला हुआ था उस समय। ओके, इवन मुझे आज भी याद है, एक पिताजी के काफी एक पुराने स्टूडेंट थे। ओके, वो जब पहली बार हमारे पास आए ना, ये करीबन मैं बात कर रहा हूँ, कैमरा जो है वो नया नया आया, वो छोटे वाले कैमरे, वो आई थिंक ये 96 98 के आसपास की शायद बात होगी, 27-28 साल पुरानी। हाँ। तो उस समय एक वो भाई साहब, ये बात तो उन्होंने बहुत साल बाद हमें बताई कि मैं पहली बार आया था तो ऐसे डाउट लेकर आया था, वो हिडन कैमरा कुछ लगा कर आया था। अच्छा। और बाहर अपने एक दो दोस्तों को बोलकर रखा था उसने कि मैं अंदर जा रहा हूँ, अगर कुछ गड़बड़ होती है, मैं 2-3 घंटे में बाहर नहीं आता तो तुम तुरंत अंदर आ जाना। और इवन उसने वो हिडन कैमरे से वो सारी चीजें रिकॉर्ड की थी। अच्छा। वो फर्स्ट उसकी मुलाकात थी, उसको डर लग रहा था कि सर कहीं कुछ गलत ना कर ले। तो इतना डर लोगों के अंदर फैला हुआ था। इवन जब हमने शुरुआत की थी इस फील्ड में, तो पहले पहले हम लोग स्कूल्स और कॉलेजेस में बच्चों के साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए काम करते थे। और हमने बहुत सारे ऐसे स्कूल्स और कॉलेजेस में काम किया हुआ है जहाँ पर बच्चों के विकास के लिए, जैसे मेमोरी पावर है, कॉन्फिडेंस लेवल है, कंसंट्रेशन के लिए हमने स्टार्टअप किया था। उसके बाद एक दौर ऐसा आया कि पिताजी के एक मित्र हुआ करते थे और शायद फेमस पर्सनालिटी है, डीजी वनजारा, ओके, आईपीएस ऑफिसर, उस टाइम बड़ौदा में थे। और बड़ौदा में एक मर्डर केस हुआ था, ट्रिपल मर्डर केस हुआ था, गुजरात की हिस्ट्री में शायद वो फर्स्ट टाइम वो केस था। और वो जो आईपीएस ऑफिसर थे उनके ऊपर बहुत प्रेशर था, और बड़ौदा के कुछ नामचीन, मैं नाम नहीं बोल पाऊंगा ऑन कैमरा, बट वो कुछ नामचीन क्रिमिनल रहे थे वो। तो उनको ऑफर मिला पिताजी को कि उनको आप इंट्रोगेट करो, क्योंकि आप कहते हो कि हिप्नोसिस से ये इंट्रोगेशन हो सकता है। तो हमने फर्स्ट टाइम वो करीबन 89 के आसपास ये सारी चीज़ें हमने अप्लाई की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में। ओके, और उसके बाद तो शायद गुजरात का या कोई ऐसा शहर होगा ही नहीं कि जहाँ पर हमने इन्वेस्टिगेशन न किया हो। अच्छा। इवन आउट ऑफ गुजरात भी हमने एटीएस में काम किया है। इवन अभी मैं देहरादून में एक मर्डर केस के लिए गया था। काफ़ी सारे केसेस में अगर वो जो क्रिमिनल है, या फिर क्रिमिनल नहीं कहना चाहेंगे, जो शकमंद है, अगर पुलिस को डाउट है कि झूठ बोल रहा है, तो पुलिस जो है वो स्पेशल कुछ कोर्ट्स की परमिशन लेकर वो नार्को एनालिसिस टेस्ट अप्लाई करते हैं, जिसमें पर्टिकुलर कोई केमिकल आता है, वो इंजेक्ट करके उसके पास सच उगलवाया जाता है। बट ये नार्को एनालिसिस करने में प्रॉब्लम क्या है कि परमिशन लेना और बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करना। तो ऐसे केसेस में काफ़ी बार हमें जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो हमें रिक्वेस्ट करता है कि अगर आपके पास जो साइंस है, जो नेचुरल साइंस है, जहाँ पर कोई ड्रग्स अप्लाई नहीं होते, नेचुरल तरीके से व्यक्ति को ट्रांस में लेकर हम जाते हैं, और ट्रांस में जाकर उसने जो ट्रूथ जो है वो सप्रेस किया हुआ है, उसको हम रिवील करने में हेल्प करते हैं। ये एक उसका एप्लीकेशन कह सकते हैं। तो एक बार आपसे ये जानना है कि एक्चुअली में हिप्नोटिज्म, हिप्नोथेरेपी, हिप्नोसिस, सेल्फ हिप्नोसिस, ये टर्मिनोलॉजी को थोड़ा क्लियर करते हैं, ताकि आगे जब हम ये पॉडकास्ट को कंटिन्यू करें तो ऑडियंस को भी ये चीज क्लियर हो जाए कि एक्चुअली में इसमें होता क्या है। सो शुरुआत करते हैं हिप्नोटिज्म से, एंड देन आप हिप्नोथेरेपी के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन दीजिए। जी, बेसिकली मेस्मर जो एक डॉक्टर हो चुके, मेडिकल फील्ड के ही वो व्यक्ति थे, उन्होंने इस विज्ञान को रिलाइव किया। मैं शब्द यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, रिलाइव किया। उसका मतलब ये कि पहले भी ये विज्ञान जीवंत था कभी। यस, करेक्ट। ओके, कृष्ण के 1000 नाम है, उन 1000 नामों में से जो एक नाम है ना, वो एक मोहन, राइट। और उस मोहन के समांतरित बनना, यानी कि मोहन के इक्वल बनना, टू बिकम इक्वल लॉर्ड कृष्णा, दैट इज कॉल्ड सम मोहन। ओके, तो ये रियल मीनिंग है। कृष्ण के पास कुछ ऐसी आर्ट थी, कला थी, कि वो गोपियों को, गोपाओं को, दुश्मनों को, दोस्तों को, जानवरों को, सबको वो बिल्कुल अट्रैक्ट कर लेते थे, सम्मोहित कर लेते थे, वशीभूत कर लेते थे। ओके, और उसी से नाम आया सम्मोहन। अब मुझे बताइए कि कौन व्यक्ति ऐसा है जो दूसरों को वश करना नहीं चाहता है?
दुनिया का हर कोई व्यक्ति सम्मोहित होना भी अच्छा लगता है उसको, सम्मोहित करना भी उसको अच्छा लगता है। बट शायद समाज में इन सारे शब्दों के सही मायने, सही व्याख्या किसी ने प्रस्थापित नहीं की है। एक सही अंडरस्टैंडिंग अगर व्यक्ति को मिल जाए तो उसको पता चलेगा कि ये वही विज्ञान है जो वो ढूंढ रहा है। टीआरपी क्या है, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट क्या है, कि कौन सी सीरियल पब्लिक को कितना ज्यादा सम्मोहित कर पाई, आकर्षित कर पाई, प्रभावित कर पाई, उसका एक रेटिंग है। ये मार्केटिंग में जो हम एड्स वगैरह देखते हैं, सोशल मीडिया पे एड्स देखते हैं, टीवी पे हम रेगुलर एड्स देखते हैं, वो क्या है, आपको सम्मोहित करके, आकर्षित करके उस प्रोडक्ट के प्रति डाइवर्ट करने की प्रोसेस है। करेक्ट। ओके, सो सम्मोहन इज एवरीवेयर, हिप्नोसिस इज एवरीवेयर, वशीकरण एवरीवेयर। तो हिप्नोसिस जो है वो साइंटिफिक एंगल से देखने जाए तो एक एडवांस कम्युनिकेशन टूल है जो आपको सिखाता है कि सामने वाले के सबकॉन्शियस के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है ताकि आपकी सफलता का जो रेशियो है वो बढ़ाया जाए। बात सर सफलता के रेशियो की आई तो क्या ये हिप्नोटिज्म किसी स्टूडेंट के लाइफ के कैरियर को या किसी बिजनेस पर्सन के कैरियर को या किसी ऐसे पर्सन के कैरियर को जो एक एस्पिरेंट है, मतलब कुछ एक गोल लेके चल रहा है, क्या ये हिप्नोटिज्म उनके लाइफ को चेंज कर सकता है? हमारी बात आगे एक अधूरी रह गई कि डॉक्टर मैस्मेर जिन्होंने साइंस को रिलाइव किया, भारत की संस्कृति में देखने जाए तो भारत के ऋषि मुनि और कृष्ण से लेके चलती आई जो परंपरा है वहां पर सम्मोहन का एक बहुत ही गहरा उपयोग हो रहा था। एजुकेशन सिस्टम में उपयोग हो रहा था, हेल्थ सेक्टर में उसका उपयोग हो रहा था कि बहुत सारे जो ज्ञानी जन थे वो रेगुलर बेस पे अपने रूटीन लाइफ में इस विज्ञान का उपयोग करते थे और इसके एविडेंस हमारे एंशिएंट कल्चर और हमारे जो धर्म शास्त्र या उपनिषद वेद है उसमें पाए जाते हैं। ओके, बट जैसा कि हम जानते हैं कि नालंदा और तक्षशिला का विध्वंस हुआ और भारत की बहुत सारी ऐसी विरासत जो थी, बहुत सारे ऐसे कीमती जो सूत्र थे वो भारत ने गवा दिए और फॉरेन का एक व्यक्ति जो है डॉक्टर मैस्मेर, उसमें से जो एक सूत्र हमने गवाया था हिप्नोसिस का, उसको रिलाइव किया डॉक्टर मैस्मेर ने, फ्रांस एंटर मैस्मेर। अब जब वो खुद मेडिकल साइंस के व्यक्ति थे और उन्होंने जब इस साइंस को रिलाइव किया तो वो क्या करते थे, अपने पेशेंट को बिल्कुल अंधेरे कमरे में, एक डार्क कमरा, हल्की से लाइट रहते थे और बढ़िया से कुछ पॉजिटिव सजेशंस जो थे वो देते थे और धीरे धीरे उन्होंने पाया कि पेशेंट जो है अच्छा हो रहा है। उन्होंने इस विज्ञान को एनिमल मैग्नेटिज्म का नाम दिया था। एनिमल मैग्नेटिज्म ये नाम उन्होंने दिया था। उन्होंने देखा कि हर एक व्यक्ति के अंदर एक मैग्नेटिक एनर्जी है और उस मैग्नेटिक एनर्जी को अगर इन्फ्लुएंस किया जाए और उसके बाद स्वास्थ्य के संदर्भ में अगर कुछ सूचनाएं भीतर दी जाए मन के भीतर तो वहां पर काफी अच्छे परिणाम मिलते हैं। और उन्होंने मेडिकल डॉक्टर थे तो डायरेक्टली उनके पास पेशेंट जो आ रहे थे वहां पर उनकी सोच और समझ को उन्होंने अप्लाई करना शुरू किया एंड ही गॉट द रिजल्ट। तो वहां से इस विज्ञान की शुरुआत हुई। उनके बाद उनके जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने मेस्मरिज्म नाम दिया। फिर जेम्स ब्रेड करके एक व्यक्ति आए जिन्होंने साइंटिफिक अध्ययन किया। मेडिकल साइंस के कुछ दिग्गज ऐसा सोचते थे कि भाई यार ये व्यक्ति मेडिकल साइंस का व्यक्ति होकर भी अगड़म बगड़म कर रहा है, ये कुछ लोगों को सुला रहा है, सम्मोहन कर रहा है, वशीकरण कर रहा है, तो ये तो कुछ गलत कर रहा है। तो कुछ लोगों ने उनका विरोध भी किया मैस्मेर का। बट कुछ लोगों के दिमाग में आया कि अगर रिजल्ट मिल रहा है तो समथिंग इज देयर। तो उसके बाद न्यूरोलॉजिकल कुछ सर्वे हुए, कुछ एमआरआई रिलेटेड रिसर्च हुए और रिसर्च में साबित किया गया कि सूचनाओं के माध्यम से उनके ब्रेन के कुछ एक्टिविटी जो है उसमें बदलाव आता है। ये शब्द जो है वो सिर्फ बिल्कुल खाली शब्द नहीं है, वो सामने वाले की न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को, उसकी चैनल को बदलने के लिए सक्षम है, ऐसे उसके शब्द है। वो शब्दों को बोलने की कला है, एक आर्ट है, एक सिस्टम है जो अध्ययन में पाया गया कि ब्रेन के भीतर इंपॉर्टेंट बदलाव होते हैं। तब जाके मेडिकल साइंस के दिग्गजों ने इस विज्ञान को एडॉप्ट किया और जेम्स ब्रेड करके एक व्यक्ति हुआ जिसने मेस्मेरिज्म नाम हटाकर हिप्नोटिज्म नाम दिया। ग्रीक वर्ड है हिप्नोस, वहां से हिप्नोटिज्म शब्द आया। लेकिन हिप्नोसिस की दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति आया
जिसने इस सक्सेस रेशियो को 50 से लेके डायरेक्ट 90 पर लेके गया, एंड ही वाज मिल्टन एरिक्सन, जिसे कुछ लोग मिल्टन मॉडल के नाम से भी जानते हैं, एरिक्सोनियन पैटर्न्स के नाम से भी कुछ लोग जानते हैं। तो मिल्टन एरिक्सन ने कुछ ऐसी प्रोसेस दी कि जहां पर हिप्नोसिस का सक्सेस रेशियो जो था वो डायरेक्ट 50 से 90 हो चुका। ओके, तो ये जो सक्सेस रेशियो हुआ, मतलब मेडिकल साइंस और साइंटिफिक फील्ड में हिप्नोटिज्म में सक्सेस दिख गई, जो एक पर्सन को मेडिकली क्योर करने के लिए अप्लाई की गई। आज की क्या सिचुएशन है हिप्नोथेरेपी एज अ थेरेपी इन मेडिकल साइंस? तो ये थेरेपी कोई कब ले, कैसे टारगेट ऑडियंस, हाँ इन लोगों को ये थेरेपी की जरूरत है जिनके अंदर ये सिम्टम्स हो या ये चीजें दिख रही हो, तो ये कुछ आप अंदाजा दे सकते हैं ऑडियंस को? सबसे पहले तो एक चीज को हमें समझना होगा कि मेडिकल साइंस और जो लेटेस्ट रिसर्च है वो ये कहते हैं कि हमारे ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स हैं उसका मूल कारण कहीं ना कहीं हमारा तनाव है, हमारा माइंड है। थायराइड, बीपी, डायबिटीज या किसी भी एक्सपर्ट डॉक्टर को जाके पूछेंगे तो बताएंगे ये सारे जो प्रॉब्लम्स है उसका रूट कॉज क्या है? आपके थॉट्स, आपके इमोशन, आपका माइंड, आपका तनाव। करेक्ट। प्रॉब्लम ये है कि हमारे डॉक्टर्स, हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स जो है उनको पता तो है कि इसका रूट कॉज तनाव है, बट उस रूट कॉज के ऊपर आज तक कोई एक्सपर्ट काम नहीं कर रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे थॉट्स और इमोशंस के कारण जो हमारे न्यूरोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस बदल जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, हमारे केमिकल जो है वो माल फंक्शन करने लगते हैं। तो हमारे केमिकल जब माल फंक्शन करते हैं तो मेडिकल साइंस उसको डायग्नोज कर रहा है। ओके, राइट। डिसीज मीन्स व्हाट? डिसीज का मतलब क्या है? अगर आप किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाएंगे तो वहां पर ड्रग्स एंड केमिस्ट लिखा हुआ है। उसका मतलब यह है कि हमारा शरीर जो है उसका ड्राइविंग फोर्स जो है वो केमिकल है। हमारा शरीर चलता ही केमिकल से। जब ये जरूरी जो केमिकल है हमारे भीतर वो जरूरत से ज्यादा बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं, तो उसको मेडिकल साइंस डिसीज कहता है। और फिर बाद में हम फार्मा कंपनियों के माध्यम से निर्मित जो आर्टिफिशियल केमिकल है वो हम प्रोवाइड करते हैं ताकि जो केमिकल इम्बैलेंस है, जैसे अगर मुन्ना भाई की लैंग्वेज में कहने जाए तो केमिकल लोचा जो है उसको हम बैलेंस करते हैं दवाई गोलियों के माध्यम से, राइट। बट हम ये नहीं सोचते कि ये केमिकल इम्बैलेंस क्यों हुआ है। वो इम्बैलेंस करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स थे वो क्या है। अब ये ब्रेन जो है ना वो ऊर्जा की भाषा को समझता है, एनर्जी की लैंग्वेज को समझता है। तो हमारे भीतर कोई ऐसी ऊर्जा जो हम निर्मित करते हैं जिसके बेस पर ब्रेन जो है वो केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है। अगर हम तनाव उत्पन्न करेंगे, अगर शेयर बाजार में लॉस गया तो कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव होगी। ओके। अगर किसी का ब्रेकअप हुआ है कौन सी एनर्जी डेवलप होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। ओके। तो ये जितनी भी हम नेगेटिव ऊर्जा उत्पन्न करते हैं तो वो ऊर्जा के कारण हमारे केमिकल जो है वो माल फंक्शन करता है। ब्रेन जो है वो जरूरी केमिकल को प्रोड्यूस नहीं कर पाता है या फिर बिन जरूरी केमिकल को प्रोड्यूस कर रहा है, जिसके कारण उसकी इफेक्ट सीधी हमारे बॉडी में होती है, जिसको मेडिकल साइंस डिसीज कहता है। तो ये केमिकल इम्बैलेंस होने की प्रक्रिया जो है उसका रूट कॉज है आपके थॉट्स, आपके इमोशंस। इसीलिए साइंटिफिकली ये कहा जाता है कि तनाव उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हमारी दिक्कत क्या है कि हम विचार और भावनाओं के इफेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, बट विचार और भावनाओं के ऊपर तो हम काम ही नहीं कर रहे। यहां रोल आता है हिप्नोथेरेपी का, यहां रोल आता है एनएलपी का, यहां पर रोल आता है स्पिरिचुअलिटी का। तो मेरा मानना है कि एक परफेक्ट थेरेपी कब हम दे पाएंगे अपने पेशेंट को, जो प्रॉब्लम में फंसे हुए लोग हैं उनको, जब हमारे हेल्थ एक्सपर्ट शरीर के साथ साथ मन के ऊपर भी काम करना शुरू करें। और मन के ऊपर अगर काम करना है तो हिप्नोथेरेपी जो है, एनएलपी है, माइंड प्रोग्रामिंग की कुछ अलग अलग पैटर्न्स है, ये सारे विषय, इवन स्पिरिचुअलिटी जो है, हमने बहुत सारे ऐसी साइको स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को डेवलप किया है। तो ये सारी जो टेक्निक है वो काफी हेल्पफुल होती है हमारे थॉट्स और हमारे इमोशंस जो होते हैं उसको इंप्रूव करने के लिए, हमारे साइकोलॉजिकल वेलनेस के लिए। तो
यहाँ बात आती है एग्जिस्टिंग डॉक्टर्स या वेलनेस कोच हो गए, ट्रेनर्स हो गए, राइट। व्यूअर्स में डॉक्टर्स भी है, कोचेस भी है, ट्रेनर्स भी है। उनके पास एक प्रूवन मेथोडोलॉजी है किसी एक डिजीज या एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आंसर चाहता हूँ आपसे यस और नो में, क्या उसी मेथड के साथ हिप्नोथेरेपी को वो अलाइन कर सकते हैं, साथ में अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी नेगेटिव इफेक्ट? यस, डेफिनेटली। तो ये नॉन मेडिकल प्रोफेशन, जैसे मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैंने मेडिकल की पढ़ाई नहीं की है, तो क्या हिप्नोथेरेपी खुद की लाइफ के लिए सेल्फ हिप्नोसिस समझ लेते हैं, क्या वो मैं भी सीख सकता हूँ? सेल्फ हिप्नोसिस जो है वो एक ऐसी पावरफुल प्रक्रिया है जो हर कोई व्यक्ति सीख सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ हिप्नोसिस? जैसे कि हमने जाना कि जब हम दूसरों के माइंड के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो हम कॉन्शियस टू कॉन्शियस कम्युनिकेशन करते हैं। बट जब आप दूसरों को हिप्नोटाइज करने की कला जानते हो, हिप्नोसिस में ले जाने की कला जानते हो, तो वहां पर एक एडवांस कम्युनिकेशन स्किल आपको सिखाई जाती है ताकि आप दूसरों के सबकॉन्शियस के साथ कम्युनिकेशन कर पाओ, राइट। वही तरीके से जब हम अपने मन के साथ, अपने भीतर की दुनिया के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि हमारे खुद के साथ भी कम्युनिकेशन पुअर है। आज मैंने डिसाइड किया कि अर्ली मॉर्निंग 5 बजे उठना है, गार्डन में जाना है, मॉर्निंग वॉक करना है, अलार्म रख दिया। बट सुबह जब वो अलार्म बजता है तो बंद करने का काम कौन करता है? हम ही करते हैं। तो सेल्फ हिप्नोसिस आपको यह सिखाता है कि खुद के साथ कम्युनिकेशन कैसे करना है। यहां मैं आपको एक और चीज पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे पास ऑडियंस के लिए, क्या हमारे पास ऐसी कोई केस स्टडी है कि जो कोई प्रॉब्लम्स से लड़ रहा है, थक गया है दवाई लेके, थक गया है खुद की लाइफस्टाइल को मैनेज करते हुए, और वो आपके पास आया हिप्नोथेरेपी का पेशेंट बन के, हिप्नोथेरेपी आपने उनको दी, विद स्पैन ऑफ टाइम उसमें रिजल्ट्स पॉजिटिव दिखे? ऐसा कोई आपके पास केस स्टडी है जो हम ऑडियंस को बता सके? डेफिनेटली। अक्सर ज्यादातर माइंड के ऊपर हम तभी काम करते हैं जब प्रॉब्लम बहुत ही गहराई से शारीरिक रूप से बिगड़ चुका हो। मुझे याद आ रहा है करीबन 2013-14 का एक केस है जहां पर मेरे पास एक बच्चे को लाया गया जिसकी उम्र होगी, आई थिंक टीनेजर बच्चा था, 15-16 के आसपास शायद उसकी उम्र होगी। उसकी प्रॉब्लम ये थी कि उसको फिजिकली बहुत ही वीकनेस लग रही थी, और वीकनेस जो नोटिसेबल थी, इतनी कि उसके पिताजी उसकी बैग लेकर स्कूल में जाते थे क्योंकि वो स्कूल में सीढ़ियां भी नहीं चढ़ पा रहा था, वो बैग भी अपनी उठा नहीं पा रहा था। बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल। किसी ने बोला चिकनगुनिया है तो उसकी ट्रीटमेंट की, किसी ने बोला कि झाड़ फूक वाले के पास चलते तो वहां पर चले गए, डूबता क्या नहीं करता। किसी ने उनको बोला कि आप चिरायु जी के पास जाइए, हिप्नोसिस में शायद उसका रास्ता हो। मेरे पास हुआ है। जैसा कि मैंने कहा कि हम पहला जो सेशन लेते हैं वो रूट कॉज को समझने के लिए लेते हैं। हमारा पहला काम क्या है? रूट कॉज। जैसे आप मेडिकल साइंस में जाते हो तो पहला डायग्नोसिस एक पहला स्टेप रहता है ना। करेक्ट। क्या बिना डायग्नोसिस के कोई जो हेल्थ एक्सपर्ट है वो आपकी ट्रीटमेंट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ठीक उसी तरीके से हम पहले समझते हैं कि भाई क्या हमारे पास जो व्यक्ति आया है, जो प्रॉब्लम को लेकर आया है, क्या उसका रूट कॉज उसके माइंड में, उसकी थॉट पैटर्न या इमोशनल पैटर्न के साथ कनेक्टेड है? ओके। तो सबसे पहले मैंने वही समझने का प्रयास किया। मैं उस बच्चे के साथ 2-3 घंटा 4 घंटा हमने पास किए, या 2-3 सेशंस हमने लिए। मीनवाइल धीरे धीरे मुझे पता चला कि इस प्रॉब्लम का साइकोलॉजिकल रूट कॉज कहां पर है। उसकी बीमारी का, उसकी जो वीकनेस जो थी, उसके शरीर में जो दर्द हो रहे थे, पेन हो रहे थे, अनबेरेबल पेन थे वो, जो कहीं पर डायग्नोज नहीं हो रहे थे मेडिकली। उसका रीजन मुझे पता चला, काफी फनी रीजन लगेगा आपको ये, बट माइंड ऐसे ही काम करता है। वो बच्चा पढ़ाई कर रहा था, आई थिंक 9th या 10th स्टैंडर्ड में होगा वो। टीनेज लाइफ थी, ऑपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन होना इस एज में स्वाभाविक है। उसके क्लास में एक लड़की थी जिसको मन ही मन पसंद कर रहा था,
बट वो कभी अपने इमोशन का एक्सप्रेस नहीं कर पाया उसके नेचर के कारण। हुआ ये, वो बीमार हुआ, 2-3 दिन उसको बुखार आया और उसके कारण वो अपने क्लास में नहीं जा पाया। 3 दिन के बाद में जब वो सही हो गया, ओके हो गया, वो क्लास में गया। उस लड़की ने सामने से उसको बात की, उसके नाम लेकर उसको पुकारा और उसको कहा कि तू एब्सेंट था ना, तो ये तेरी मिसिंग जो नोट्स है उसको कंप्लीट करने तो मेरे पास है। ये जो इंटरेक्शन हुआ वो उसको बहुत अच्छा लगा। इस इंटरेक्शन का जो बेस था वो क्या था? बीमारी। बीमार होना अच्छा है क्योंकि उसका परिणाम उसको अच्छा मिला। इवन उस समय के दौरान उसने ये भी नोटिस किया कि जब मैं बीमार था तो मेरे माता पिता मेरी एक्स्ट्रा केयर कर रहे थे। जो प्रेम, जो लव मुझे नहीं मिल रहा था नॉर्मली, दोनों अपने जीवन में व्यस्त थे, बीमारी के कारण वहां पर भी प्रेम मिला, अटेंशन मिला और साथ ही साथ जिसको मैं मन ही मन प्रेम करता था उस लड़की ने भी मुझे पॉजिटिवली रिस्पॉन्स दिया। और मन की एक फितरत है, जहां से आपको आनंद मिलता है, जहां से आपको सुख मिलता है, उस चीजों को मन कभी छोड़ना नहीं चाहता। राइट। अगर आनंद सिगरेट से मिल रहा है तो व्यक्ति सिगरेट को नहीं छोड़ पाएगा, और अगर आनंद किसी व्यक्ति से मिल रहा है तो उस व्यक्ति को नहीं छोड़ पाएगा। इस केस में ऐसा था कि उसकी जो हैप्पीनेस थी वो उसको बीमारी के माध्यम से मिल रही थी। और अगर एक बार किसी बीमारी को मन ने पकड़ लिया ना तो शरीर के लिए उस बीमारी का छोड़ना दुष्कर हो जाता है, मुश्किल हो जाता है और करीबन करीबन इम्पॉसिबल सा हो जाता है। ये जो केस की आपने बात की, मेरे माइंड में भी चल रहा है, ऑडियंस के माइंड पे भी चल रहा होगा, तो इसका रिजल्ट क्या आया फिर? आप बिलीव नहीं करोगे, करीबन मेरे 4 या 5 सेशन के बाद जो लड़का सीढ़ियां नहीं चढ़ पाता था, जो लड़का बैग लेकर ऊपर उठ नहीं पाता था, मेरा ये जो ऑफिस है ना वो 7th फ्लोर पे है और उस समय हमारे यहां पर लिफ्ट बंद हुआ करते थे। मेरे 3-4 सेशन के बाद नोटिस किया उसके फादर ने कि बिना किसी सहारे के, बिना किसी लिफ्ट के वो 7th फ्लोर तक चलकर आया था। दिस वॉज द रिजल्ट। कुछ समय के बाद उसके पेन, उसकी कंप्लेन गायब हो गई। हिप्नोथेरेपी के माध्यम से, कुछ काउंसलिंग के कुछ एडवांस प्रोसेस होते हैं उसके माध्यम से, कॉन्शियस एक्सपेंशन की कुछ मेथड्स होती है एडवांस, उसके माध्यम से, और धीरे धीरे मल्टीपल ऐसी थेरेपीज को अप्लाई करके हमने उसके पूरे सिस्टम्स को भीतर से बदल दिया। और गिनती के दिनों में, कुछ वीक में वो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो गया। एज अ पेशेंट यहाँ पे जब आते हैं आपके पास तो उनका हिस्ट्री चेक करते हैं कि उनकी बैकग्राउंड कैसा है, क्या उनको कोई तकलीफ आई है या नहीं। तो वो क्या आप बचपन से लेकर प्रेजेंट टाइम तक सारी चीजों में आप देखते हैं कि कहाँ कोई रूट कॉज है या नहीं? जी। बेसिकली मैंने कहा कि हमारा सबसे पहला काम है रूट कॉज को आइडेंटिफाई करना। मान लीजिए कि हमें कभी कभार केस स्टडी का मतलब यह है कि व्यक्ति के पेरेंटिंग से लेके, स्कूलिंग से लेके, उसकी लव लाइफ से लेके, बिजनेस लाइफ, मैरिटल लाइफ और उसके पर्सनल लाइफ से लेके प्रोफेशनल लाइफ तक सारी चीजों को हम गहराई से स्टडी करते हैं। अगर मान लो कि इतनी केस स्टडी करने के बाद भी हमें रूट कॉज नहीं मिलता है तो हमारा एक दूसरा स्टेप होता है, हम प्रीनेटल हिस्ट्री चेक करते हैं। यानी कि उस व्यक्ति के गर्भाधान के बाद उसकी माता के विचार और भावनाएं कैसे रहे थे, प्रेगनेंसी के दौरान, वो 9 महीने के दौरान उसके साथ क्या क्या हुआ है। ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट एरिया है चेक करने के लिए। अब ज्यादातर केस में ऐसा संभव नहीं हो पाता है। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि माताजी अवेलेबल नहीं होती है, कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि माताजी के पास वो प्रॉपर मेमोरी नहीं है कि क्या हुआ था उस समय। तो वैसे केसेस में हम नहीं कर पाते ये, बट अगर पॉसिबल है तो ये हिस्ट्री हम चेक करते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि अगर मतलब कोई ऐसा केस आया है कि पूरे लाइफ स्पेन में सारे एस्पेक्ट्स में उनकी रूट कॉज नहीं मिला, एंड आपने अभी कहा कि उनकी माताजी भी ना हो तो हमें प्रीनेटल केस में भी उनकी हिस्ट्री नहीं मिलती, राइट? लेकिन अगर कोई ऐसा केस हो कि पूरे स्पेन में हमें कोई कॉज नहीं मिल रहा, कोई मतलब हिस्ट्री नहीं मिल रही, प्रीनेटल केस में भी उनकी मदर का कहना है कि ऐसा कोई
एविडेंस नहीं है, ऐसा कोई सिचुएशन ही नहीं थी कि जिसकी वजह से ऐसा कोई इफेक्ट आए। मतलब हिस्ट्री हमें प्रीनेटल केस में भी नहीं मिल रही। मतलब इस जन्म में 10 साल का अगर वो है तो 10 साल प्लस 9 महीने, ये स्पैन ऑफ टाइम में अगर उसको कोई हिस्ट्री ही नहीं है या कोई हमें रूट कॉज पकड़ में नहीं आ रहा है, तो वहां क्या ऑप्शन ओपन होता है फिर हिप्नोथेरेपी के सेगमेंट में? विहांग जी, एक चीज समझ लीजिए, अगर धुआं दिख रहा है तो आग कहीं ना कहीं तो होगी। अगर प्रॉब्लम है तो उसका रूट कॉज कहीं ना कहीं तो होता ही है। अगर इस लाइफ से नहीं मिलता है, अगर प्रीनेटल हिस्ट्री से हमें प्रेगनेंसी के दौरान की जो स्टोरी है उससे हमें कोई रूट कॉज नहीं मिल रहा है, तो हमारे पास एक आखिरी उपाय है जहां पर ज्यादातर केस में हमें रूट कॉज देखने को मिलता है, एंड दैट इज कॉल्ड पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। ओके, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी जो है वो जानने का एक बढ़िया तरीका है कि इस जीवन में जो भी आदमी फेस कर रहा है प्रॉब्लम्स को, क्या उसके रूट कॉज कहीं पास्ट में तो नहीं छुपे हुए, पास्ट लाइफ में तो नहीं छुपे हुए, पूर्व जन्म में तो नहीं छुपे हुए। और हमें बहुत सारे ऐसे केसेस मिले हैं जहां पर पूर्व जन्म में वो रूट कॉज दिखते हैं और वहां पर भी हम काम कर सकते हैं। लेकिन मैं यहां पर एक और चीज कहना चाहूंगा, जब भी हम लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन की बात करते हैं ना, तो ज्यादातर लोगों को लग रहा है कि ये सारी फेक कहानियां होगी, ऐसा नहीं हो सकता है। ये अनुभव होता है लोगों को। हाँ, yes, और yes, ये अनुभव उनका नहीं है तो उनका इन विषयों का विरोध करना स्वाभाविक भी, साहजिक भी। लेकिन हमें ये समझ लेना चाहिए कि एज अ ह्यूमन बीइंग हमें ये समझने में सालों लग गए, सदियां बीत गई कि सेक्सुअल रिलेशन से बच्चा पैदा होता है। क्योंकि सेक्सुअल रिलेशन की प्रक्रिया जो होती है उसके करीबन 9 महीने के अंतराल के बाद बच्चे का जन्म होता है। 9 महीने की गैप है। अगर इस गैप को समझने के लिए हमारे पास सालों और सदियां बीत गई, तब जाके हम कॉज और इफेक्ट के कनेक्शन को समझ पाए। तो हो सकता है कि कुछ बुद्धिजीवियों को इन विषयों को समझने में और समय लगेगा, बट ये बिल्कुल क्लियर बात है, इवन ऐसे बहुत सारे साइंटिफिक एविडेंस है कि पूर्व जन्म है वो कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, 100% सच्चाई है। ये चीज को कनेक्ट करते हैं मेडिकल, मतलब ऑडियंस के लिए भी पर्सपेक्टिव इसका लेके चलते हैं कि एक तो हो गया तंत्र मंत्र, वो सब ये सारी चीजें करते हैं, ये ऑडियंस के माइंड में है, हमारे जनरल ऑडियंस के माइंड में भी होता है। अभी इसको मेडिकली अगर हम लोग कनेक्ट करना चाहते हैं तो हाउ पास्ट लाइफ रिग्रेशन एंड हिप्नोथेरेपी इज कनेक्टेड? सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी अप्लाई करते हैं तो वो हिप्नोथेरेपी के जरिए ही अप्लाई की जा सकती है। हिप्नोथेरेपी एक टूल है जिसके माध्यम से पास्ट लाइफ में झांक कर हम देख सकते हैं हमारे मन के गहरे तलों पर क्या चीजें पड़ी हुई है, वो हम जान सकते हैं। और उसको जानने के बाद फिर वहां पर हिप्नोथेरेपी ही अप्लाई करनी है या फिर एनएलपी टेक्निक्स ही अप्लाई करनी है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो सिस्टम है वो एक डायग्नोस्टिक टूल है, वो एक टेक्निक है, मेथड है, जिसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि हमारे रूट कॉज कहां पर है। कोई एग्जाम्पल हम यहाँ पे ऑडियंस को दे सकते हैं कि रिसेंटली कुछ हुआ हो, मतलब किसी का आपने पास्ट लाइफ देखा हो या उन्होंने खुद देखा हो और कोई केस स्टडी बताया हो और उसमें ऐसा कुछ पॉजिटिव चेंजेस दिखे हो? क्या ये कोई एग्जाम्पल आप दे सकते हैं प्लीज? हाल ही में करीबन 3 दिन पहले का ही मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हमारे पास एक प्रोफेसर साहब आए थे। साइकोलॉजिकल लेवल पर उनके कुछ प्रॉब्लम्स थे, डर भय इतना था कि अंधेरे कमरे में वो सो नहीं पाते थे। अगर वो सोते तो लाइट ऑन करके सोते। इवन फिजिकल लेवल पर उनको अस्थमा का इश्यू था। अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए वो हर जगह भटक चुके थे, मेडिकल साइंस, साइकेट्रिस्ट, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक। उनका कहीं ना कहीं पर्पस ये था कि मेरा ये जो डर भय है वो दूर हो जाए, अस्थमा के से जुड़ा हुआ जो फिजिकल लेवल पर जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए। तो कहीं ना कहीं वो हमारे पास आए। जब हमने डिस्कस किया तो हमारी जो बातें थी वो काफी उनको लॉजिकल लगी, साइंटिफिक लगी। तो उन्होंने सोचा कि लेट मी अप्लाई दिस थेरेपी, हिप्नोथेरेपी एंड पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी।
अब जब भी हमारे पास कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन से रिलेटेड आता है तो हमारा एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं, और वो अगर हमें सही लगता है कि प्रोसेस में वो बैठ रहा है फिट, तो हम वो थेरेपी अप्लाई करते हैं। कुछ इफ एंड बट्स है जो डिटेल्स में डिस्कस करना जरूरी है। हमें लगा कि सही केस है, हमने उनके ऊपर पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी अप्लाई की, और हमने देखा कि उनका जो डर जो था उसका रूट कॉज कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में। पास्ट लाइफ में पूरी घटना है, स्टोरी काफ़ी लंबी है, बट शॉर्ट में अगर मैं कहूँ तो उनका एक मैरिज किया था उन्होंने, ब्राह्मण थे पास्ट लाइफ में, और इस लाइफ में भी ब्राह्मण है, ओके। और पास्ट लाइफ में जब वो थे तो वहां पर उन्होंने एक शादी की थी, और वो शादी जो थी वो गांव वालों को मंजूर नहीं थी, क्योंकि वो ज्ञाति जो हमारे जो कास्टिज्म जो होता है ना, जो आज चल रहा है, वो शायद उस जमाने में भी चल रहा होगा। तो कास्टिज्म के चलते हुए गांव वालों को मंजूर नहीं थी, और वहां का जो गांव का मुखिया या राजा जो भी कहते हैं, तो उन्होंने उनकी हत्या करवा दी थी, और गला काट कर वो हत्या की गई थी। और उस घटना के कारण उनके अंदर जो एक डर है, भय है, वो बहुत गहरे में उनके अनकॉन्शियस लेयर पर डेवलप हो चुका था। और वो भय आज के जीवन में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। वो आज भी अंधेरे कमरे में सो नहीं सकते। आपको आश्चर्य होगा वो जानकर कि उनके वाइफ जो है वो हमारे स्टूडेंट है, तो उन्होंने मुझे आज ही सुबह बताया कि उनका जो डर है वो अब काफी हद तक दूर हो चुका है, क्योंकि वो 3 दिन से वो सर जो है वो लाइट बंद करके सो पा रहे हैं। राइट। तो ऐसे भी केसेस हमें देखने को मिलते हैं। मतलब ये थेरेपी अप्लाई करने के बाद विजिबली उनके जो फियर था, जो उनकी सिचुएशन थी, उसमें बहुत सारी चेंजेस देखने को मिल गई। 100%। सबको मैं ये भी बता दूं कि ऑफलाइन, ऑफ कैमरा इनके वीडियोस अभी सर ने हमें भी बताए, जिन्होंने ये सारी डिटेल सर ने वीडियो में कही थी, जिनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन हुआ। कुछ और चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं जी। ऑडियंस के लिए कुछ चीजें जानना जरूरी है इस फील्ड के लिए। अभी अभी हमने देखा कि वश 2 इस फील्ड में बनी हुई मूवीज है। जी जी। भूल भुलैया की बात करें, हाँ। राइट, जो फर्स्ट थी, उसके कई सारे सीक्वल्स आए, जिसमें हमने ये देखा है कि अक्षय कुमार खुद ये 3 स्टेज के बारे में बात करते हैं। तो इससे एक क्वेश्चन आता है कि क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है कि कुछ खिला दिया, राइट, इन अ मेडिकल टर्म में बात कर रहा हूँ। ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट है कि इस चीज को एनीवेज अलग डायरेक्शन में मत ले। हम मेडिकल एंड साइंटिफिकली अप्रूव्ड जो नॉलेज है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। किसी भी अंधविश्वास या किसी भी कल्चरल रिलीजियस फॉलोइंग्स या कुछ भी जो इस अराउंड, इस टॉपिक के अराउंड है, उसको बढ़ावा देने के लिए या उसके रिलेटेड एक समाज में अवेयरनेस के लिए भी ये चीज नहीं है। इट इज प्योरली फॉर द मेडिकल रीजन। तो उस एंगल से हम बात कर रहे हैं कि क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है कि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, कुछ आपने मुझे खाने को दिया, अब मैं वही करूंगा जो आप कहोगे, आप सोचोगे, आप मुझे इंस्ट्रक्शन दोगे, ऐसा कुछ पॉसिबल है? पहली बात तो ये कि वश शब्द जो अभी आप यूज कर रहे हो, वश मूवी के माध्यम से मैंने दोनों पार्ट उसके देखे हुए हैं। अगर फिल्म के हिसाब से कहूं तो मैं इतना ही कहूंगा कि काफी एंटरटेनिंग है, उसके अलावा कुछ नहीं है उसमें। क्यों? क्योंकि जिस हिप्नोसिस की हम बात कर रहे हैं, हम साइंटिफिक अप्रोच की बात कर रहे हैं, हम मनोवैज्ञानिक अप्रोच की बात कर रहे हैं। हमारे पास कुछ साइंटिफिक एसओपी है जिसके माध्यम से हम सबकॉन्शियस को एक्सेस कर सकते हैं, और उसको एक्सेस करके हम अपने मन की गहराइयों में काफी हद तक बदलाव कर सकते हैं, जिसके कारण व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। ऐसे एक साइंटिफिक टूल हिप्नोथेरेपी की हम बात कर रहे हैं। ओके। यानी कि मैं कहना चाहता हूं कि मैंने जो वश मूवी में देखा हुआ है, ऐसी कोई भी क्रिया प्रक्रिया साइंटिफिक हिप्नोसिस के माध्यम से नहीं हो सकती है। राइट। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्या ये चीज
जो आपने कही हिप्नोथेरेपी एंड पास्ट लाइफ रिग्रेशन, राइट? किसी भी पर्सन के लिए कॉन्टेक्टलेस होकर करना, मैं अभी यहाँ से घर जाऊंगा, आप घर जाएंगे, आपको ऐसा हुआ कि चलो ये चीज इन पे अप्लाई करते हैं, तो क्या जिसको ये टेक्निक आती है वो किसी पर भी इस दुनिया में कहीं से भी अप्लाई कर सकता है, साइंटिफिकली, मेडिकली, या उसको उस जगह पे होना जरूरी है? पहली बात तो ये हिप्नोथेरेपी जो है या हिप्नोसिस की प्रक्रिया जो है, जो थेरापेटिक पर्पज से अप्लाई की जाती है, उस प्रक्रिया के लिए ऑडियो कम्युनिकेशन और विजुअल कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। अगर हिप्नोटिस्ट की बातों को सुनने के लिए, समझने के लिए आदमी ऑडियो और विजुअल वे से अवेलेबल है, तो ये थेरापी जो है वो व्यक्ति एडॉप्ट कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर ये दो कम्युनिकेशन मीडियम नहीं है तो ये संभव नहीं है। जैसे कि अगर हमारे पास ऑनलाइन वे से भारत और भारत के बाहर से, यूएसए से, यूके से, दुबई से और भी बहुत सारे कंट्रीज से रेगुलरली लोग ट्रेनिंग भी लेते हैं, थेरापी भी अप्लाई करने के लिए वो हमसे कांटेक्ट करते हैं। और आज हम वर्ल्ड वाइड डिजिटल फ्रीडम के माध्यम से, डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों को हेल्प कर रहे हैं, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से दोनों कम्युनिकेशन संभव है। इसलिए वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी हम ये थेरापी या सिस्टम सिखा भी सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। क्या कोई शौक के खातिर आपके पास आए और कहे कि मुझे मेरा पिछला जन्म देखना है, मैं क्या था, कौन था, क्या थी, कौन थी, तो क्या वो डायरेक्टली आप उसको अलाउ कर दोगे एज अ थेरेपिस्ट कि हाँ भाई चलिए हम देखते हैं? और एंटरटेनमेंट पर्पस आपके पास बहुत सारे लोग आते होंगे, तो उनको आप क्या रिप्लाई देते हैं? सबसे पहली बात तो ये कि हर साइंस की एक वैल्यू होती है, जब जरूरत पड़ती है तो उसका उपयोग करना चाहिए। सबसे पहली बात ये कि अगर हमें, पहला पॉइंट मैं बताता हूं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन की रिक्वायरमेंट कब है, उसके लिए पॉइंट नंबर 1, अगर हमें रूट कॉज इस जीवन में नहीं मिलता है, ना ही प्रीनेटल हिस्ट्री में मिलता है, तब हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम व्यक्ति के पूर्व जन्म की घटनाओं को देखें और उसके रूट कॉज को जाने, समझें और उसको हेल्प करें। तो पहली कंडीशन क्या है पूर्व जन्म में जाने के लिए? रूट कॉज पास्ट लाइफ में है, ऐसा हमें केस स्टडी के माध्यम से एहसास होना चाहिए, हमारी समझ में क्लैरिटी आनी चाहिए कि इसका रूट कॉज डेफिनेटली पूर्व जन्म में ही पड़ा हुआ है। पॉइंट नंबर 1। सेकंड पॉइंट, मान लो कि जाना जब जरूरी है पास्ट लाइफ में, तो अब दूसरी चीज हमें चेक करनी होगी कि क्या वो व्यक्ति ट्रांस में जाने के लिए सक्षम है, क्या उतने गहरे ट्रांस में वो जा पाएगा। ट्रांस के भीतर प्रवेश करने के लिए जो कुछ रिक्वायरमेंट्स है वो हम चेक करते हैं। अगर वो ट्रांस में जाने के लिए सक्षम है तो हम पास्ट लाइफ अप्लाई कर सकते हैं, नहीं है तो हमारे पास कुछ ऐसी मेथड्स हैं, कुछ ऐसी प्रोसेस है जिसको हम सेशंस के माध्यम से अप्लाई करते हैं, सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, ताकि वो पास्ट लाइफ में जाने के लिए, उस ट्रांस की गहराइयों में जाने के लिए सक्षम हो जाए व्यक्ति। राइट। दूसरा पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अब ये दोनों पॉइंट क्लियर है, फिर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमारे लिए क्लियर करना जरूरी है, दैट इज कॉल्ड मर्जिंग एबिलिटी। मर्जिंग एबिलिटी का मतलब है कि अगर वो व्यक्ति पूर्व जन्म में जाकर कुछ ऐसी घटनाओं को देखता है जिसको वर्तमान जीवन की उसकी जो कॉन्शियस है वो एडॉप्ट न कर पाए, तो उस व्यक्ति के लिए वो नुकसान है। उदाहरण के रूप में ओशो जो थे, उनके पास एक लेडी आई थी जिन्होंने अपने पूर्व जन्म को देख लिया था किसी व्यक्ति के माध्यम से, किसी प्रोसेस के माध्यम से। अब प्रॉब्लम उस लेडी की ये थी कि पूर्व जन्म को देखने के बाद उसकी प्रेजेंट लाइफ काफी हद तक डिस्टर्ब हो चुकी थी, क्योंकि वो प्रेजेंट लाइफ में काफी अच्छी और प्रामाणिक एक पत्नी थी, रिलीजियस एक्टिविटी से जुड़ी हुई थी और काफी एक नियमों को मानने वाली एक आदर्श भारतीय नारी थी वो। लेकिन जब उसने अपना पूर्व जन्म देखा तो वहां पर उसने देखा कि शी वॉज प्रोस्टिट्यूट, वो एक वेश्या थी।
और उस पूरे जीवन को देखने के बाद जब वो वापस आई वर्तमान जीवन में, तो उसकी वर्तमान जीवन की जो कॉन्शियस थी वो और पूर्व जन्म की जो कॉन्शियस थी वो दोनों कहीं मर्ज ही नहीं हो पाए। जबकि उसके पूर्व जन्म को देखने का पर्पस था कि वर्तमान जीवन को बेहतर कैसे बनाया जाए, वर्तमान जीवन को बेहतर तरीके से कैसे उपयोग में लाया जाए और पूर्व जन्म के सहारे करेक्शन और इंप्रूवमेंट वर्तमान जीवन में कैसे किए जाए, ये उसका पर्पस था। राइट, मतलब ये मैसेज भी है कि एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नहीं है, हम एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए दवाइयाँ नहीं लेते, ऑपरेशन नहीं करवाते कि Exactly. चलो आज जाके देख लिया कि कैसे एनेस्थीसिया लगता है, नी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है, चलो करवा के देख लिया, टेस्ट कैसा करवा लगता के है। देख लेते हैं। राइट, ये नहीं होता। वैसे ही ये थेरेपी उन्हीं के लिए है जिनको इनकी जरूरत है, जो एक एक्सपर्ट ही आपको बता सकता है। सो ये रिक्वेस्ट है कि जो भी ये वीडियो देख रहा है, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट चलो जाके देख लेते हैं, ये नहीं होगा। एक क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं सर। जी सर। कोई पर्सन जो सुसाइडल थॉट्स के साथ जी रहा है, आंसर इसका यस और नो। अगर कोई ऐसा पर्सन है तो उसके लिए ये सीधा मैसेज होगा, सुसाइडल थॉट्स है या स्ट्रेस है, एंजाइटी है, बहुत ज्यादा टेंशन या मेंटल प्रेशर के साथ जी रहा है, क्या ये थेरेपीज उनको रिलैक्स कर सकती है? 100% कर सकती है। बस उस व्यक्ति की चाह होनी चाहिए कि मुझे इन सारे प्रॉब्लम से निजात चाहिए, ये सारे प्रॉब्लम को मेरी जीवन से मैं हटाना चाहता हूँ, खत्म करना चाहता हूँ और मैं इसके लिए अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता हूँ। ये इच्छा शक्ति के साथ कोई भी आए, उसका सॉल्यूशन संभव है। दूसरी बात, जब आपने सुसाइडल थॉट की बात कही तो वहां पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि मैं काफी सालों से एक चीज जो है वो हमेशा मैं फ्री में करता आया हूं। सुसाइडल केस जब मेरे पास आते हैं तो वो अक्सर मैं देखता हूं कि रात के समय पे आते हैं, क्योंकि रात के समय में इंसान स्वयं से मिलता है, स्वयं के प्रॉब्लम से, स्वयं के सप्रेस्ड थॉट्स और इमोशन से मिलता है। दिन में तो वो अपने आप को बिजी रख सकता है जॉब में, बिजनेस में, रूटीन एक्टिविटीज में, पर रात को तो वो अपने आप से कैसे भाग सकता है। और इसलिए ज्यादातर सुसाइडल जो अटेम्प्ट होते हैं, जो थॉट्स और इमोशन होते हैं, वो मन के ऊपर रात को ही हावी होते हैं। और मेरे पास कोई भी सुसाइडल केस आता है, चाहे वो रात के कितने भी बजे आए, मैं उसको 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा देकर उसके जीवन को हर संभव प्रयास करता हूं कि मैं बचा पाऊं, और उसके लिए मैं कभी कोई चार्ज नहीं करता हूं। तो ये चीज भी है कि नॉट जस्ट प्रोफेशनली बट एक इमोशनल टच, सोसाइटी के लिए सर्विस करना। एक क्वेश्चन और आगे बढ़ते हैं। कोई पर्सन जो अभी ये वीडियो देख रहा है, क्लिनिकल पर्सन है, डॉक्टर है, फिजियोथेरेपिस्ट है, होम्योपैथी है, कोई भी डॉक्टर है, अगर वो ये चीज सीखना चाहे तो कितना टाइम लगता है सीखने में, और कितना प्रैक्टिस, कितने साल की या कितने केसेस की प्रैक्टिस लगती है एक्यूरेट रिजल्ट्स लाने में? नंबर से मुझे इसका आंसर चाहिए। पहली बात ये है कि ये एक विज्ञान है, साइंस है, और जब भी हम साइंस की बात करते हैं तो उसमें पर्टिकुलर एसओपी होते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस। हर विज्ञान एक लर्नेबल आर्ट है। अगर आप ये घड़ी बना सकते हो तो उसका मतलब ये है कि उस घड़ी बनाने के जो एसओपी है, अगर मैं फॉलो करूं तो मैं भी घड़ी बना सकता हूं। ठीक उसी तरीके से अगर कोई सेल्फ हिप्नोसिस सीखना चाहता है, अगर कोई चाहता है कि मैं दूसरों के ऊपर हिप्नोथेरेपी अप्लाई करके दूसरों को हेल्प कर पाऊं, चाहे सोशल सर्विस करे, चाहे वो प्रोफेशनली ये सिस्टम में एंटर होना चाहे, चाहे कोई व्यक्ति किसी को पूर्व जन्म में ले जाना चाहे और उस तरीके से किसी को हेल्प करना चाहता है, इन सारे विषयों को सीखना, खुद के ऊपर अप्लाई करना और दूसरों के ऊपर अप्लाई करना 100% संभव है। दूसरा आपका सवाल है कि समय कितना लगता है। हमारे पास 2 महीने से लेके 6 महीने तक के अलग अलग कोर्सेज है, जहां पर हम उसको थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली और प्रैक्टिस के माध्यम से कंप्लीटली डीप लेवल का हम लर्निंग प्रोवाइड करते हैं।
तीसरी चीज, अब हमने कुछ रेसिडेंशियल प्रोग्राम भी स्टार्ट किए, जैसे कि आने वाले दिसंबर 2025 में हम लोगों ने ऋषिकेश में एक रिट्रीट का आयोजन किया है, जहां पर हम रेसिडेंशियल प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं 7 days 6 night का। अच्छा। और वहां पर भी हम ये सारे विज्ञान को अप्लाई करने वाले हैं, और वहां पर हम बहुत गहराई से, बहुत डेप्थ लेवल पर जाकर सभी लोगों को हेल्प करने वाले हैं। तो इस तरीके से रिट्रीट्स वगैरह का भी हम आयोजन करते रहते हैं, तो उसके माध्यम से भी कोई हमसे कनेक्ट हो सकता है। कोई चाहता है कि कोर्सेज सीख रहे हैं, तो उसके माध्यम से भी हमें कनेक्ट हो सकता है। इवन कोई चाहता है कि हमें सीखना नहीं है, सिर्फ सॉल्यूशंस के ऊपर काम करना है, तो वहां पर हमारे 1-on-1 बेस पर सेशंस होते हैं, जहां पर केस स्टडी करने के बाद हम थेरापेटिक सेशंस को आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से भी कोई व्यक्ति हमसे संपर्क करना चाहे तो कर सकता है। आप लोगों ने ये पॉडकास्ट देखा, सर ने बताया कि क्लिनिकल पर्सन्स या नॉर्मल पर्सन, कोई भी पर्सन है, 2 या 3 रीजंस, या तो वो किसी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम से झुंझला रहा है, फेस कर रहा है, या तो वो किसी लॉन्ग टर्म डिजीज में है जिसका कॉज उसको पता नहीं है, या वो क्लिनिकली सीख के किसी की हेल्प करना चाहता है, और इसके लिए वो हिप्नोथेरेपी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन और इससे रिलेटेड अलग अलग माइंड मैपिंग, माइंड प्रोग्रामिंग, लैंग्वेजेस सीखना चाहता हो, तो वडोदरा के अंदर सयाजीगंज में मनुभाई टावर 7th फ्लोर इंडियन हिप्नोसिस इंस्टीट्यूट है। डॉक्टर चिरायु जायसवाल यहाँ पे है, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपको मिल जाएगी। इवन हम ये सारी सर्विसेज ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन बेस पर भी प्रोवाइड करते हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी कोई है, वो हमसे कनेक्ट हो सकता है। सो ये एक एडिशनल थिंग है कि अगर ये पॉडकास्ट आप कहीं से भी देख रहे हो थ्रू आउट द वर्ल्ड, और आप अगर ये चाहते हो कि फॉर अ गुड रीजन एंड गुड कॉज, नॉट जस्ट बिकॉज कि चलो देखते हैं दूसरों की जिंदगी में क्या हो रहा है, तो अभी क्या है कि दूसरों की पिछली जिंदगी में क्या हो रहा है ये देखने के शौक से नहीं, अगर ये गुड कॉज के लिए सीखना कोई चाहता है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, आप टॉक कर सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं, इनसे मीटअप कर सकते हैं, एंड अगर आप सही कैंडिडेट हुए तो सर आपसे कनेक्ट करके ये सारी चीजें सिखा सकते हैं। थैंक यू सर, सबसे पहले आपका इतना टाइम देने के लिए। दूसरा पॉडकास्ट डेडिकेटेडली हम किसी एक टॉपिक पे लाएंगे सर के साथ, जिसमें गर्भ संस्कार, सबकॉन्शियस माइंड क्या है, कैसे काम करता है, सेल्फ हिप्नोसिस, हम खुद को भी हिप्नोटाइज करके खुद के अंदर से बेस्ट निकाल सकते हैं, स्पिरिचुअल एंगल से लाइफ को किस तरह से बेटर करना, ये सारे टॉपिक्स पे पॉडकास्ट, वीडियोस, शॉर्ट फॉर्म वीडियोस, ये सब लाने जा रहे हैं। सो आप हिप्नोथेरेपी, लाइफ साइंस, गर्भ संस्कार हो गया, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जैसे हमने इस टॉपिक पे अभी जो पॉडकास्ट किया, इसके अराउंड साइकिक टॉपिक्स जैसे हो गए जो मेडिकली और साइंटिफिकली अप्रूव्ड है, वैसे कोई भी टाइप ऑफ टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं कि हम पॉडकास्ट करें, एक्सपर्ट्स के साथ आपके पास वापस फिर से आए, सर के साथ हम वापस बैठे किसी एक टॉपिक को लेके, तो वो टॉपिक कमेंट कीजिए, हमें मैसेज में भेजिए, मेल कर सकते हैं, सारी डिटेल्स आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है, कमेंट्स में भी मिलेगी और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी। सर और इंडियन हिप्नोसिस इंस्टीट्यूट, इसकी भी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर कोई भी पर्सन कनेक्ट करना चाहता है पर्सनली तो वो कर सकता है। इस पॉडकास्ट को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, और सर थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम वंस अगेन। थैंक यू फॉर